स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। मैं गौतम प्रसाद। आज का जो बच्चों हमारा जो टॉपिक है वो है 10th क्लास वालों के लिए हिस्ट्री का जो चैप्टर फर्स्ट है बच्चों। आज इस जो वीडियो में बच्चों जो हम बात करेंगे, जो समझेंगे हम इस चीज़ों को। हिस्ट्री हमारी जो चीज़ें हैं वो समझने की चीज़ें होती है, उसे हमें रट्टा नहीं मारना होता है और हम उसे किस तरीके से समझेंगे वो इजी मेथड में आप सभी को बताऊंगा और ये पूरा चैप्टर इसी वीडियो में हमें मिल जाएगी। तो आप इस वीडियो को पूरी शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें तो आपको ये चैप्टर पूरा आसानी से समझ में आ जाएगा। किस तरीके से जो नेशनलिज्म है वो यूरोप में किस तरीके से वो पनपा और वो किस तरीके से वो धीरे धीरे वो फैलता गया और पूरे राष्ट्र में और पूरे यूरोप में वो फैलता चला गया, और जिसके कारण आज भी वर्तमान समय में कई देश ऐसे हैं कि जो कि नेशनलिज्म्स के लिए क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। तो ऐसी इन चीज़ों के बारे में, तमाम चीज़ों के हम बारे में जानेंगे, जिसकी कि हमारा होती क्या क्या चीज़ें इसमें घटनाएं घटी है, हम उन सभी के बारे में जानेंगे। बस हम इसको समझना है और इजी मेथड में आपको समझना है, ठीक है ना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बच्चों जो हमारा चैप्टर है वो है ये, ठीक है ना, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो सबसे पहले बात आती है बच्चों, व्हाट इज नेशनलिज्म, मतलब कि राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद का बच्चों सीधा सीधा संबंध क्या होता है, जहां पर कि मतलब कि सभी को समान अधिकार हो, सब चीज हो। वहां पे अलग अलग विभिन्न धर्म के लोग होते हैं, अलग अलग भाषा के बोलने वाले लोग होते हैं, अलग अलग लोग रहते हैं। यहाँ पर सभी से मिलकर एक राष्ट्र बना होता है, इसी को हम नेशनलिज्म कहते हैं, राष्ट्रवाद, ठीक है ना। इन सभी की कम्युनिटी जो होती है, डाइवर्सिटीज है, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होकर ही क्या करती है, नेशनलिज्म मतलब नेशन का निर्माण करती है, मतलब कि इसका एक डेवलप करती है, इसको बनाती है। तो ये हमारा नेशनलिज्म हो गया। तो हम जो बात करेंगे आज, जो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, किस तरीके से वहां पे जो है राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार से पूरे यूरोप में हुआ, उस सभी के बारे में आज हम जानेंगे। तो बच्चों हम कुछ जो निम्न बिंदु है जिसके माध्यम से इस चैप्टर को आपको समझाएंगे और हमें समझना है इजिली, ठीक है ना। तो अबाउट द चैप्टर हमारा टोटल 6 पॉइंट मैंने आपको दिए गए, क्लासिफाइड कर दिया इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले जो बच्चों हम पढ़ेंगे इसमें हमारा है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशनलिज्म, ठीक है ना। हम ये जानेंगे, शायद आपने 9th क्लास में भी सभी ने पढ़ा होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, जो 1789 में स्टार्ट हुआ था और इसको फर्स्ट रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। जिसमें क्या था, मोनार्ची रूल्स को डिस्ट्रॉय करके क्या किया गया था, डेमोक्रेसी लेकर आया गया था और पावर क्या हुई थी, लोगों के हाथों में आ गई थी, कॉमन पीपल्स के। उसके बाद बच्चों हमारा क्या है, मेकिंग ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप, किस किस तरीके से नेशनल राष्ट्रवाद का उदय वहां पर होना शुरू हो गया। तो कई ऐसे जितने भी जो आपके कंजर्वेटिव जो पीपल्स हैं, जो कि राष्ट्र उदारवादी जिनको हम कहते हैं, तो धीरे धीरे वो पैदा होना, न्यू एक मिडिल क्लास वहां पर आया था, पढ़ा लिखा, जो कि टीचर्स, डॉक्टर, ये सभी थे। तो उन्होंने नेशनलिज्म्स जो यूरोप में था उसको बनाने में वो सक्षम हुए, सक्सेसफुल हुए। तीसरा हमारा जो बच्चों एज ऑफ द रिवॉल्यूशन, एज ऑफ द रिवॉल्यूशन जो टाइम है बच्चों 1830 का, और जो हमारे 19th सेंचुरी के बारे में हम पूरा जानेंगे, किस तरीके से रेवोल्यूशंस के लिए क्या क्या चीजें हुई वहां पर पूरे यूरोप में, उसके बारे में हम जानेंगे इसमें। एक है हमारा द मेकिंग ऑफ द जर्मन एंड इटली, जर्मनी और इटली का निर्माण किस तरीके से हुआ उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे बच्चों। एक है हमारा विजुअलाइजिंग द नेशन, विजुअलाइजिंग द नेशंस मतलब कि दो जनों के बारे में हम पढ़ेंगे। एक तो बच्चों हमारा जर्मेनिया के बारे में है और एक मैने के बारे में है, जो कि दोनों ही अलग अलग कंट्री से ताल्लुक रखती है। एक तो जर्मन से जर्मेनिया है और एक मेना जो है आपका इटली से है, ठीक है ना। तो इन सभी के बारे में हमें भी जानना है। उनका अलग मूवमेंट रहा है और उन्होंने क्या किया है, लेडीज के लिए बात की है। एक हमारा नेशनलिज्म एंड द इम्पीरियलिज्म, तो ये जो हमारा नेशनलिज्म और इम्पीरियलिज्म है, जो किस तरीके से जो हमारा राष्ट्रवाद है जब हो गया पूरे यूरोप में, फिर उसमें क्या हुआ, एक अशांति से फैल जाती है और वही क्या करती है, वो एक बड़े विश्व युद्ध का रूप ले लेती है। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हमारा हुआ 1914 टू 1918 तक जो चला हमारा, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, वो कि इसी वजह से होता है हमारा, ठीक है ना। चलिए हम एक एक करके इस पॉइंट को हम डिस्क्राइब करके आपको बताते चलेंगे। तो अब आते हैं बच्चों हमारा सबसे पहले द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशनलिज्म्स। तो जो आपको जैसे ही पता है कि हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है हमारा 1789 में हुआ, जिसमें वहां के राजा जो थे आपके लुइस 16 थे। तो फ्रेंच पीपल डिमांडेड, उन्होंने क्या किया, अबॉलिशमेंट ऑफ द मोनार्ची, उन्होंने क्या किया, मोनार्ची रूल्स को खत्म करना चाहा और उन्होंने वहां पे क्या लेकर आया कि डेमोक्रेसी इसके बदले में वो वहां पर लेकर आते हैं, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। अब वहां पे क्या था, जो मेजर चेंजेस आए ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, कुछ चेंजेस आए जब रेवोल्यूशन चला तो उसके अंदर कुछ कुछ चेंजेस आते गए। अब वो चेंजेस किस किस तरीके थे, ला पैरिटी और ला सिटियोन, ये सभी तरह थे। इम्फेसिस यूनिट कम्युनिटी एंड इक्वल राइट
ये सभी क्या था, जो ये जितने भी कम्युनिटी के जो लोग थे इनको क्या किया गया, इक्वल राइट्स दिए गए वहां पर, कहाँ पे, यूरोप में। दूसरी चीज क्या है बच्चों, पावर शेयर टू द मोनार्ची टू द कॉमन पीपल। पावर क्या है, मोनार्ची रूल से हटकर वो किसके लिए आ गई, कॉमन पीपल के लोगों के पास आ गई। दूसरी चीज बच्चों इसमें क्या है, हमारा तीसरा पॉइंट, इंट्रोड्यूस द न्यू फ्लैग। वहां पे क्या हुआ, एक न्यू फ्लैग आया। उसके बाद बच्चों हमारे इसमें क्या होता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो फ्रेंच है बिकम द नेशनल लैंग्वेज। वहां की जो राष्ट्रीय भाषा क्या बनी बच्चों, पहली राष्ट्रभाषा जो बनकर तैयार हुई वो हुई फ्रेंच, ठीक है ना। और इसमें हम बात करें, इसमें क्या हुआ बच्चों, जो न्यू नेशन जो आपका था, एंथम कंप्रेस्ड जो हुआ वहां पर, ऑथ टेकन, वहां पे क्या किया गया, जो एंथम बनाया गया उसी के जरिए वो क्या गया, ऑथ ली गई, शपथ ग्रहण जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब इन सभी के बाद ये आप सभी ने पढ़ा होगा 1789 में क्या हुआ बच्चों, नेपोलियन वहां पर आने लग गए थे। जब जैसे ही मोनार्ची रूल खत्म हुआ तो नेपोलियन वहां पर आना शुरू कर दिया। अब नेपोलियन ने क्या किया, पूरे जो उसने अपने अंडर में ले लिया और उसको क्या किया, 18, उनका एक कोड होता था बच्चों, पूछेगा आपसे सिविल, नेपोलियन कोड जो होता है उनका क्या है, सिविल कोड था वो 1804 मतलब कि ये उसी टाइम पीरियड पे आए थे, इसलिए इसको एक कोड दे दिया गया है। इन्होंने क्या किया बच्चों, इस्टेब्लिश्ड द इक्वलिटी बिफोर द लॉ, राइट टू द प्रॉपर्टी, सभी को प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार था। फेडरल सिस्टम्स वाज द एबोलिश्ड, वहां पे फेडरल सिस्टम्स को खत्म कर दिया गया। और कुछ ऐसी परेशानियां जो कि इनको इनके आने से भी भुगत गए, तो इन्होंने क्या किया, इंक्रीज द टैक्स, टैक्स इन्होंने क्या कर दिया, बढ़ाना शुरू कर दिया। पहले लोगों शुरू में यूरोप को क्या लगता था कि ये हमारी भलाई के लिए आए, लेकिन बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे उनको पता चलने लग गया कि ये हमारे साथ शोषण कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, इस तरीके से हमें ये नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, इनके हाथ से धीरे धीरे पावर चली जाती है, रहती है, ठीक है ना। कंसेप्शनशिप्स वर द इम्पोज्ड, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। अब आते हैं हम बच्चों, जो हमारा जो नेक्स्ट है वो है हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो हम जानेंगे, इसमें हमारा है वो है हमारा बच्चों, द मेकिंग ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप। द मेकिंग ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप में जो हमारी सबसे पहली चीज है, जो ये जो 18 सेंचुरी के समय में जो चल रही थी, ठीक है ना। तो इस समय क्या हो, जैसे कि हम सभी को पता है कि ना, जो यूरोप में कई ऐसी चीजें जो कि वहां पर निरंकुश राजा रहा करते थे और वहां पर पूरा उन्हीं का अधिकार होता था, जो भी वो डिसीजंस लेते थे वो सारा उन्हीं को सभी को मानना पड़ता था, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, एक चीज की, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण हुआ। तो यहाँ पे 2-3 लोग रहते थे। अब 2-3 लोग किस तरीके से इसको क्लासिफाइड कर दिया गया, इसमें बांट दिया गया था। जैसे राजशाही जो होते थे उसको डचिस कहा जाता था, कैंटोस भी कहा जाता था, किस तरीके से बांटा हुआ था। तो जितने भी जो निरंकुश राजा होते थे वो इसमें, तो अरिस्टोक्रेसी हो गया हमारा, प्रीसेंटली हो गया हमारा एक द न्यू मिडिल क्लास। तो बच्चों एरिस्टोक्रेसी क्या था, एरिस्टोक्रेसी जो बच्चों थे वो क्या थे, उसको हम पादरी वर्ग भी बोल सकते हैं, सबसे ऊंचे पायदान पे जो रहते हैं, हाई क्लास ऑफ द लैंडलॉर्ड, जिनके पास बहुत सारी भूमि होती थी। इनकी जो जनसंख्या थी बच्चों वो बहुत कम थी। दूसरी चीज इनके पास क्या था, डोमिनेटिंग था, और इनके पास सभी राइट्स थे, मतलब कि कुल मिला के कुछ भी कर सकते हैं, सब चीज का, स्वतंत्रता का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, सभी चीजों का। तो इसीलिए ये क्या करने लगे, डेवलप ज्यादा करने लग गए धीरे धीरे। लेकिन क्या हुआ, जो उच्च कुलीन वर्ग जितने भी ये जो थे आपके एरिस्टोक्रेसी और पीसेंट्स पीपल की भी यहाँ पे क्या थी, स्थिति हमें दयनीय देखने को मिलती है। यहाँ पे लो क्लास लैंडलेस थे, मतलब उनके पास भूमि नहीं होती थी। और यहाँ पे ये जो अधिक मात्रा में पॉपुलेशन इनकी ज़्यादा हुआ करती थी। और सबसे बड़ी बात बच्चों क्या है, यहाँ पर इनके पास कोई भी राइट्स नहीं हुआ करता था, ठीक है ना। तो एक जो तीसरा वर्ग जो उठकर आया बच्चों, ये हमारा 1 नंबर का है, ये हमारा दूसरे नंबर, और ये हमारा तीसरा नंबर। जो तीसरा जो मिडिल क्लास जो उठकर आया वो था हमारा द न्यू मिडिल क्लास, ठीक है ना। उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, लिबरल नेशनलिज्म भी कहते हैं। तो ये क्या थे, कुछ एजुकेशनल थे, एजुकेटेड थे, इंडस्ट्रियल एरिया से रिलेटेड रखते संबंध रखते थे, ये डॉक्टर्स थे, टीचर्स थे। ये क्या हुआ है, जो न्यू मिडिल क्लास, और ये चाहते थे कि चेंजेस आए, और ये नेपोलियन को हटाना चाहते थे, वहां पे मोनार्ची रूल्स को हटाना चाहते थे, अबॉलिश करना चाहते थे। ये इनका मुख्य मकसद था। और लिबरल का मतलब वो था कि जो बच्चों आज़ादी, तो वो चाहते थे कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहना, और एक तरीके से पूरे अपना स्वतंत्र रहकर अपना विकास करना चाहते थे वो, ठीक है ना। अब आते हैं बच्चों हम थर्ड पॉइंट में, हमारा कुछ चीजें हैं जिसके जरिए हम जानेंगे। अब थर्ड पॉइंट में बच्चों हमारा क्या है, द एज ऑफ द रेवोल्यूशन। अब हमारा जो एज ऑफ रेवोल्यूशन है वो कब से कब तक चला हमारा बच्चों, 1830 से लेकर 1848 तक।
आपको पता है इटली और जर्मनी जो राज था, ऑटोमन साम्राज्य के सूबे आयरलैंड जितने भी थे इसके अंतर्गत क्या होते थे, कुछ क्षेत्र में आते थे। लेकिन यहाँ पे क्या था बच्चों, सबसे मेन जो चीजें थी, जितने भी प्रोफेसर्स होते थे, स्कूल से होते थे, स्कूल्स के टीचर्स होते थे, क्लर्क होते थे, यह सभी क्या आते थे, मिडिल क्लास में आते थे। तो जो सबसे पहले जो यहाँ पर रेवोल्यूशन होता है बच्चों, वो कब होता है, 1830 में, ठीक है। तो 1830 में सबसे पहले ये रेवोल्यूशन होता है। और यहाँ पे बुर्बो, आप बुर्बो को शायद जानते होगे, और आप शायद टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो उसको जान जाइएगा आप, ठीक है ना। तो बुर्बो ने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले जो क्रांति हुई, जो रेवोल्यूशन हुआ, बुर्बे के समय में हुआ, ठीक है ना। उसने क्या किया, जितने भी जो रूढ़िवादी, जितने भी रेडिकल्स जो लोग थे उनको बदल दिया, उन्होंने पूरी सत्ता ही चेंज कर दी। तो लिबरलिज्म एंड द नेशनलिज्म बिकम द वेरी पॉपुलेटेड इन द यूरोप। धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ने लग गई। अब बढ़ने के कारण क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर क्या हुआ, पीरियड ऑफ द 100 ऑफ द हार्डरशिप्स, पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ क्या हुआ, इंक्रीज होने लग गई, फूड शॉर्टेज होने लग गया, और मशीन से जैसे बनने लग गए, सामान जितने प्रोडक्ट बनने लगे, और अनएम्प्लॉयमेंट उसके कारण क्या हो गई बच्चों, बढ़ना शुरू हो गई, ठीक है ना। अब आते हैं बच्चों हमारा जो उसमें था जुलाई रेवोल्यूशंस। अब जुलाई रेवोल्यूशंस की जब हम बात करें, जुलाई में एक वहाँ पे घटना घटती है, और वो जो घटना है किस तरीके से वहाँ पर वहाँ के लोग किस तरीके से बेरोजगार हो जाते हैं, और उनको बेरोजगारी की मार झेलनी पड़ती है, किस तरीके से वहाँ पे जो बुर्बो था, किंग, दे वॉज द किंग ओवर थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन, द मोनार्ची वॉज स्टार्टअप। उन्होंने क्या किया, दोबारा से जो बुर्बे था उसने दोबारा से वो अपना एक मोनार्ची रूल्स उसने अब दोबारा से वहां पे बना लिया, और वहीं पे रहने शुरू कर दिया। और उसकी जगह किसने ले ली थी, लुइस फिलिपी ने, ठीक है ना बच्चों। तो धीरे धीरे ये क्या होगा, चेंज होता चला गया। अब रेवोल्यूशंस, हमने अभी फ्रांस की बात की, अब हम बात करेंगे बच्चों ब्राजील्स के बारे में। जो बेल्जियम था, गॉट द सेपरेट फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड, उसको जो उसी तरीके से जो वो धीरे धीरे वो कैसे फैल गया, बेल्जियम गॉट द सेपरेट फ्रॉम द यूनाइटेड, यूके से ही वो धीरे धीरे वो पूरे नीदरलैंड तक वो फैलता चला गया। जो इसमें क्रांति थी धीरे धीरे वो बढ़ती चली जाती है, जैसे जैसे लोगों को पता चलता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाने लग जाते हैं अपनी बातों को। अब हम एक उस जो इंपॉर्टेंट थिंग है हम उसके बारे में जान लेते हैं बच्चों। जो मेकिंग ऑफ द जर्मन वो कब बन के तैयार हुआ, 1871 में। और मेकिंग ऑफ द इटली वो हमारा कब तैयार होता है, 1861 में होता है। और मेकिंग ऑफ द यूके इस तरीके से तैयार होकर सामने आते हैं बच्चों, ठीक है। तो जो हमारा जो फोर्थ पॉइंट है हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है हमारा द मेकिंग ऑफ द जर्मनी एंड इटली, ठीक है ना। तो जो हमारा जर्मनी और इटली के बारे में जो हम बात करने जा रहे हैं बच्चों, जो हमारा किस तरीके से वो बनकर तैयार हुई और उसके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों जर्मनी के बारे में, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो मूवमेंट अंडर द ओटो बिस्मार्क, वो जैसे वो जीते और उन्होंने क्या किया, 7 सालों तक वॉर किया, किससे, ऑस्ट्रिया से, डेनमार्क से और फ्रांस से 7 सालों तक वॉर किया। इन 1871 द विलियम वॉज द प्रोक्लेम्ड ऑफ द जर्मन एम्पायर। और वो क्या किया, विलियम्स को क्या बना दिया गया, वहाँ का ये पर्शिया एक जो था कंट्री थी, वहाँ के जो राजा थे उन्हीं के राजा को क्या, विलियम्स को बना दिया गया। और उसके बाद में क्या हुआ बच्चों, द प्रोसेस ऑफ द नेशनल बिल्डिंग, और ये बनकर तैयार हो गई 1871 में। मैंने आपको ये पहले भी बताया था, आप पीछे देख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद बच्चों यहाँ पर होता क्या है, धीरे धीरे यहाँ पे क्या होती है बच्चों, यहाँ पर एक समारोह में जो विलियम्स जो थे उसको बना दिया गया। धीरे धीरे फिर यहाँ पर एक मीटिंग रखी जाती है, ठीक है ना। अब हम आते हैं इटली के बारे में, ठीक है ना। इटली को समझेंगे बच्चों, यूनिफिकेशन ऑफ द इटली। तो यहाँ पे गुस्सिपी मजनी जो थे आपके, इस्टेब्लिश द यंग यूरोप एंड द यंग इटली। वो पहले ऐसे बने थे जो कि यंग, वो जो जिन्होंने क्या किया था, बहुत सारे काम किए, किसके लिए, इस्टेब्लिश यंग यूरोप और यंग इटली को बनाने के लिए एक गुस्सिपी मजनी ने बहुत वो किया। अच्छा, गुस्सिपी गारिबलैदी लीडेड टू आर्म वॉलेंटियर द बिस्मार्क ऑफ इटली। उन्होंने क्या किया, काफ़ी वॉलेंटियर को मतलब कि आर्म के रूप में तैयार किया, मतलब सैनिक के रूप में तैयार किया ताकि वो लड़ सके, ठीक है ना। तो उसके बाद बच्चों क्या होता है, काउंट ऑफ द कैमिलो ऑफ द डी कवर लीड मूवमेंट इनटू इटली
पीएम, और उसने क्या किया, पीएम को इटली मूवमेंट में साथ दिया, जो इटली के वो थे पीएम, उन्होंने उनका साथ दिया। हमारा जो चौथा पॉइंट है, विक्टर एम्यूल टू बिकम द किंग ऑफ द इटली। इटली का जो विक्टर है वो 1861 में 1861 में क्या बनते हैं, वहाँ के किंग बनकर तैयार होते हैं, ठीक है ना, कहाँ के, इटली के, ठीक है। अब बच्चों हम जो हमारा लास्ट पॉइंट है ये इसका है, वो जानेंगे हम, इसको समझेंगे। यूनिफिकेशन ऑफ द ब्रिटेन। तो ब्रिटेन, जो यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन के बारे में जब हम जानते हैं, तो ब्रिटिश जो था आपका एम्पायर ऑफ द कंसिस्टेड टू द इंग्लिश ऑफ द स्कॉटिश एंड द आयरिश कम्युनिटीज। जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग जो रहते थे, जो कहाँ के थे, जो ब्रिटिश जो थे, और उसमें जो इंग्लिश बोलने वाले सबसे ज़्यादा लोग रहते थे, और वो क्या थे, इरीज के सबसे ज़्यादा लोग थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या था, एक मतलब कि अलग ही प्रकार की आयरिश जो मुख्य जातीय पहचान थी यहाँ पर, इरीज के जो ज़्यादा लोग रहने के कारण, और उनकी जो संस्कृति थी बहुत ज़्यादा थी। और इसी कारण क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, इंग्लैंड में और स्कॉटलैंड के बीच में एक यूनियन बना, जो कि आपको मैंने यहाँ पे दे भी रखा है, एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। और इसी में क्या हुआ, इंग्लैंड को इसको क्या किया गया, इसमें इन्वॉल्व कर दिया गया। तो इसी वजह से इसमें क्या है, स्कॉटलैंड एंड यूनाइटेड Scotland united and the kingdom was the formed. Later Ireland was also emerged. ब्रिटेन में वो धीरे से उसमें ही वो क्या हो गया, आयरलैंड भी क्या हो गया, जितने भी कैथोलिक जो थे और प्रोटेस्टेंट धार्मिक जितने भी थे वो क्या हो गए, विभाजित हो गए, और वो जाके किस में मिल गए, दोबारा से ब्रिटेन में ही जाके मिल जाते हैं, ठीक है बच्चों। ये तो हमारा हो गया 4th पॉइंट तक। अब हम बात करते हैं बच्चों किस चीज़ों के बारे में, हमारा जो है लास्ट पॉइंट जो है, हमारा सेकेंड लास्ट पॉइंट है। सबसे पहला हमारा इसमें है विजुअलाइजिंग द नेशंस। तो बच्चों जो विजुअलाइजिंग द नेशंस जो है हमारा, इसमें हम 2 जनों के बारे में बात करेंगे। हमारी जो सबसे बड़ी जो विजुअलाइजिंग में जो आपको कुछ एक आपको ये बॉक्स में जो दिख रहा है बच्चों, ये बॉक्स में कई चीज़ें, आप जो पिक्चर्स देख रहे हैं, आप इस पिक्चर्स में आप ये देखोगे जो चैन की जो जंजीरें हैं वो किस तरीके से, चैन की जंजीरें किस तरीके से वो दिखा रही है, यह प्रतीक दिलाती है कि स्वतंत्रता का मिलना, मतलब कि स्वतंत्रता मिल गई है। और बाज छाप कोच जो है उसके जो कवच दे रखा है, ये जो है वो क्या होता है, जर्मन साम्राज्य का प्रतीक सतीक है, ठीक है ना। बाज का जो ये प्रतीक है ये क्या है, जर्मन का प्रतीक है। अच्छा, तलवार, मुकाबले की तैयारी शुरू कर दी है इन सभी ने। तो हम सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, इसमें जर्मन में जो थी, जर्मेनिया करके जो एक वुमेन्स थी, जिन्होंने क्या किया, वहाँ की महिलाओं को मतलब विचार, ईर्ष्या, आज़ादी से क्या किया, बाहर निकालने की कोशिश की। तो वो कौन थी, जर्मन की जर्मेनिया थी, ठीक है ना। उन्होंने बहुत आज़ादी के लिए काफ़ी काम किए, और उनके नाम से काफ़ी उनको जाना भी जाता है। उनके ऊपर लाल टोपी भी होती है, ठीक है ना। और एक चीज़ और भी है इसमें कि एक और थी जो फ्रांस में थी, वो थी मरियाने। तो मरियाने के नाम से क्या है बच्चों, मेरियान जो थी वो फ्रांस की गणराज्य की प्रतिनिधित्व करती थी। और ये क्या था, 1850 में इसका एक डाक टिकट भी निकला है, जो कि आपको देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। दूसरी चीज़ क्या थी, मरियान जो थी बच्चों, वो क्या करती थी, उन्होंने क्या किया था, आज़ादी और गणतंत्र के लिए उन्होंने क्या किया था, लाल टोपी और तिरंगा कलगी आदि लहराए थे, जिसके कारण क्या हुआ, सार्वजनिक चौकों पर उन्होंने लगाए ताकि जनता उससे जागरूक हो सके। तो ये कुछ लेडीज थी जिनका इन्वॉल्वेशन रहा था, जर्मेनिया और मेरियान, ठीक है ना। मेरियान जो थी फ्रांस की थी, और जो आपका जर्मेनिया जो थी वो जर्मन की थी, ठीक है ना। हमारा बच्चों लास्ट पॉइंट है, हम इसको सही से ध्यान से सावधानी पूर्वक समझेंगे। नेशनलिज्म्स एंड इंपीरियलिज्म। बच्चों नेशनलिज्म्स और इंपीरियलिज्म जो बच्चों बोला जाता है, ये कि हमारा है क्या, हम इसके चीज़ों में आपको बताते हैं। सबसे पहली चीज़, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद किस तरीके से पनपा। तो जो एक जहाँ पे राष्ट्रवाद की जो बात चल रही थी 19th सेंचुरी में, तो वहीं पे क्या हुआ, स्टार्टेड द कन्वर्टिंग टू द इंपीरियलिज्म, वहाँ पे साम्राज्यवाद की स्थापना होना शुरू हो गई। अब साम्राज्यवाद में तो क्या था, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे, अधीन लोगों, मतलब जैसे कि कोई लोग क्या था
जितने भी ताकतवर के नीचे जो रह रहे थे, इसीलिए वो चाहते थे कि साम्राज्य का उदय होना बहुत जरूरी है। तो वहाँ पे क्या थी बच्चों, हमें यह चीज़ देखने को मिलता है, वहाँ पे अलग अलग जाति बोलने वाले लोग और वहाँ पर अलग अलग सबको मानने वाले लोग। तो यहाँ पे ये जो बुल्गारिया हो गया, यूनान हो गया, मेडिनोशिया हो गया, आपका बेनिया हो गया, सर्बिया हो गया, ये आदि देश इसमें शामिल थे, इसमें जो कि भिन्न भिन्न जाति के लोग रहते थे और भाषा के बोलते थे। और इन्हीं में से एक बाल्कन क्षेत्र भी बहुत ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। मतलब ऑटोमन साम्राज्य होता था, तो बड़े जो लोग होते हैं उनके साम्राज्य के वो क्या था, अंडर में था। ठीक है ना। तो वो ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा और आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो नेशनलिज्म्स एंड इम्पीरियलिज्म्स होता क्या है बच्चों, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। जैसे कि अभी तक आपको बताया गया कि जो पूरे यूरोप में किस तरीके से अब यूनिफिकेशंस हुई, आपने विजुलाइजिंग भी देखा आपने, और किस तरीके से अलग अलग राष्ट्र बनकर तैयार हुए। अब राष्ट्रवाद की जो नींव थी पूरे यूरोप में रखी गई, मतलब कि पूरे यूरोप में नेशनलिज्म्स का जो नींव था, स्ट्रक्चर था, वो रखा गया वहाँ पर। लेकिन अंतिम में क्या होता है, आदर्शवादी और उदारवादी कुछ लोग क्या होते हैं, कायम नहीं हो पाते, जिसके कारण क्या होता है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा संग्रह छिड़ जाता है, जिसके कारण क्या होते हैं, कई लोग उसके मतलब कि चंगुल में आ जाते हैं। ऑटोमन जो सरकार होती है, ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में आता है, जिसमें कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि ड्यूरिंग टू द 18th सेंचुरी ऑफ द नेशनलिज्म एंड द स्कॉटिश द कवरिंग टू इनटू द इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद में फंसा हुआ था। और द पॉलिसी ऑफ द एक्सपेंडिंग ऑफ द कंट्री पावर बाय यूज द मिलिट्री और अदर्स मीन्स ऑफ द कॉल्ड द इंपीरियलिज्म्स। यहाँ पर इस समय क्या हुआ बच्चों, बहुत सारे ऐसे देश थे जो कि ऑटोमन सरकार के अंतर्गत थे बच्चों। ठीक है ना। तो उनके सामने सबसे बड़ी समस्या क्या खड़ी होकर आती है बच्चों, कि वो अब जो है अपना विकास किस तरीके से करेंगे, सबसे पहली चीज़ें। ठीक है ना। और दूसरी चीज़ क्या थी बच्चों उनकी, जब वो विकास कर भी लेंगे तो उनका विकास किस तरीके से वो टिक पाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो अलग अलग धर्म के और भिन्न भिन्न जातियों के लोग रहने लग गए थे। और यहाँ पे एक समस्या एक और जो बड़ी निकल के आई थी, वो बाल्कन क्षेत्र की थी। तो बाल्कन क्षेत्र क्या था बच्चों, वो भी ऑटोमन साम्राज्य के ही अंतर्गत था, लेकिन वो धीरे धीरे वो अपने ही उसमें बढ़ता चला गया और उसके कई टुकड़े होने लग गए। और वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे लोगों ने अपना मतलब कि नियंत्रण बनाने के सभी ने अपना प्रयास किया। और बाल्कन ने जितने भी जो लोग थे वहाँ पे स्वतंत्रता राजनीति के आधार को दावे के लिए क्या किया, लोगों ने राष्ट्रीयता का आधार बनाया, मतलब कि नेशनलिज्म्स का आधार बनाया। और उन्होंने क्या किया, बाल्कन में जितने भी जो विद्रोही थे, समूह थे, उन्होंने क्या किया, स्वतंत्रता को वापस पाने के लिए प्रयत्न किए। उन्होंने क्या किया, नेशनलिज्म टेंशन्स और स्टार्टेड द बाल्कन्स 1871 में स्टार्ट हुआ और टकराहट पैदा हो गई, लोग एक दूसरे से जलने लग गए। ठीक है ना। ये देवी रखा है आप सभी को। तो एक दूसरे जलने के कारण क्या हुआ, ये कमजोर हो गया और धीरे धीरे ये क्या हुआ, इधर दूसरे जो देश थे आपके, रशिया हो गया, जर्मन हो गया, और ये आपस में लड़ाई करने लग गए। और इन्हीं की वजह से इसको देखते हुए वॉर को ये क्या हुआ, धीरे धीरे ये एक वर्ल्ड वॉर में बदल गया। तो सबसे बड़ी जो समस्या बच्चों, यहीं से जो वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है और यही है हमारा स्टार्टअप। और जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ इन्हीं सभी देशों के बीच में होता है, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया और हंगरी, इन सभी के बीच में, जर्मनी, ये सारे जितने भी जो देश हैं इन सभी के बीच में ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है बच्चों। तो ये चैप्टर हमारा समाप्त हो गया बच्चों। यदि आप सभी को कोई डाउट है कमेंट कर सकते हैं और आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना, ईजिली। और इससे हमारे कुछ क्वेश्चन है वो पूछे भी जाते हैं, जैसे बाल्कन का हमारा कई बार पूछता भी है। तो बाल्कन को आपको बताना है, बाल्कन एक जो वो क्षेत्र है जो कि बहुत बड़ा जो ऑटोमन साम्राज्य के कंट्रोल में रहा है। और यहाँ पे क्या है, राष्ट्रवाद के विचारों को फैलाने के लिए क्या किया, ऑटोमन साम्राज्य ने क्या किया, विघटन की स्थिति को अधिक विस्फोटक हो गई। मतलब कि क्या हुआ, राष्ट्रवाद की जो नेशनलिज्म्स का जो मूवमेंट था वो यहाँ पे फैलाने लग गए, लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे लोग एक दूसरे से जलने लग गए, इसीलिए वो एकदम से कमजोर पड़ गए। तो दूसरे देश इस पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन हथियाने की वजह से सबने अपनी अपनी ताकत लगाई। और इस समय क्या हुआ, बहुत सारे देश आपस में भिड़े भी, और इससे भिड़ने के कारण क्या हुआ, रूस हो गया, जर्मनी हो गया, इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रो हंगरी हो गया, इन सभी के कारण क्या हो गया, इन सभी के बीच में एक बड़ा क्षेत्र ले लिया और यह प्रथम विश्व युद्ध में तब्दील हो गया। ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर समाप्त हो गया बच्चों। ठीक है ना। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।